चलो जी स्टार्ट करेंगे अब अपनी क्लास आज की। देखो जी लास्ट क्लास से बच्चे हम बात कर रहे थे कि भाई रेशो अगर चेंज हो जाए, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर रेशो चेंज हो जाएगा तो उस चेंज से किसी को फ़ायदा होगा और किसी को नुकसान। अब उस फायदे और नुकसान से जिस व्यक्ति को फ़ायदा होगा उसे पैसे देने पड़ेंगे और जिसे नुकसान होगा उसे पैसे मिलेंगे। अब किसे मिलेंगे और किसे देने पड़ेंगे ये जानने के लिए सबसे पहले मैंने कहा जी रेशो जान लो कि किसे नुकसान हो रहा है और किसे फ़ायदा। रेशो के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला था SONG, मतलब सेक्रीफाइस का फॉर्मूला हम चलाते हैं नॉर्मली, ओल्ड माइनस न्यू। अगर हम जो भी फॉर्मूला चलाएंगे, अगर मैं गेन का फॉर्मूला चलाऊंगा और फिगर पॉजिटिव है तो वो गेन है, फिगर पॉजिटिव है तो वो गेन है, फिगर नेगेटिव रहेगी तो वो सेक्रीफाइस। मैंने बताया था मैं हमेशा सेक्रीफाइस का फॉर्मूला चलाता हूँ, तो मेरे केस में सेक्रीफाइस अगर मैं चलाता हूँ तो नेगेटिव वाली फिगर गेन होती है। ठीक है, जिसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव ऑलवेज मीन्स गेन। मैं फॉर्मूला सेक्रीफाइस चाहता हूँ इसलिए मेरी फॉर्मूले में नेगेटिव मतलब गेन आ जाता है। ठीक है जी, आप भी चलाओगे तो वो आपके में काम चल जाएगा। नेक्स्ट, अब बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर अगर आपने एंट्री कर दी है कि A को पैसे मिलने चाहिए और B और C देगा तो कितने पैसे देगा। पैसे जानने के लिए मैंने कहा था मैं आपको गुडविल बताऊंगा। आज की क्लास पूरी हमारी गुडविल के ऊपर होगी और गुडविल के ऊपर मेरे लगेंगे कम से कम एक हफ्ता लग जाएगा या अगला पूरा हफ्ता जो होगा। ठीक है जी, जैसे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी आ जाएगी फिर हमारा कंसेप्ट फिर इजी हो जाएगा। ठीक है जी, तो पहले गुडविल समझने से पहले कैसे कैलकुलेट होती है पहले आप मुझे बताओ गुडविल क्या होती है आपके हिसाब से। भाई आप लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ जानते हो, ब्रांड इमेज है जी। एक इमेज मान लेते हैं, एक ब्रांड की इमेज मान लेते हैं, एक कंपनी या एक पार्टनरशिप की कुछ इमेज होगी। ठीक है जी, कस्टमर की मैग्नेट है जी, कस्टमर की मैग्नेट कस्टमर की मैग्नेट, हाँ कह सकते हैं, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है एक तरह से। ठीक है जी, और बताओ और कुछ समझते हो? उनके नाम की तो वैल्यू होती है, इसके नाम में कुछ वैल्यू होती है। मुझे ध्यान से रखना समझना, अगर आपको एक कंसेप्ट समझना है तो गुडविल आपके लिए एक ही चीज़ है, वो है फ्यूचर का प्रॉफिट। ठीक है जी, फ्यूचर का प्रॉफिट। इसे समझने के लिए मान लेता हूँ आपके फ्यूचर की गुडविल 50,000 रुपये आपने कैलकुलेट कर लिए किसी तरह से आपने कैलकुलेट कर लिया। मैं तरीके बताऊँगा। मान लेते हैं A और B दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में। ये इनका ओल्ड रेशो है। आने वाले टाइम में डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। ठीक है जी, अब देखना कि मैं क्या करता हूँ। अगर बच्चों में रेशो ना पलटता, मतलब न्यू रेशो 3 इक्वल ना होता, तो A को कितने मिलते 30 और B को मिलते 20। रेशो बदलने की वजह से इस फ्यूचर में, भाई गुडविल तो फ्यूचर का प्रॉफिट है, अगर मैं रेशो ना बदलता जो फ्यूचर में प्रॉफिट होता उस प्रॉफिट में A को 30,000 मिलने थे, B को 20 मिलने थे। लेकिन अगर मैंने रेशो बदल दिया जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसमें A का हिस्सा कितना हो जाएगा 25 और B का हो जाएगा 25। तो A अपने फ्यूचर में 5,000 क्यों छोड़ेगा भाई? वो बेवकूफ़ है कि उसने फ्री में हिस्सा छोड़ दूँ। इस दुनिया में फ्री में तो कोई किसी को कुछ भी नहीं देता। तो A क्या कहेगा B को कि हाँ भाई देख तेरे रेशो बदलने से मुझे 5,000 का नुकसान हो रहा है और वो ऑब्वियसली तुझे ही मिलेंगे, तो वो 5,000 तू मुझे आज दे दे, हिस्सा तेरा। ठीक है जी, अब आपने कहा सर ये फ्यूचर का प्रॉफिट कितने सालों का होगा? 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, 5 साल का होगा, 10 साल का होगा, ये कैसे पता लगेगा? यही हमें आज का कंसेप्ट पढ़ना है कि हम कैसे फ्यूचर प्रॉफिट निकाल लेंगे। वो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, वो हमारा कंसेप्ट है। क्लियर है? तो गुडविल कुछ नहीं है, गुडविल एक तरह से फ्यूचर में होने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट है जिसे बच्चे निकालना वैसे बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ तरीके हैं मेरे पास, कुछ मेथड है, कुछ फॉर्मूले है जिससे मैं निकाल लेता हूँ। लेकिन वो सिर्फ एक एस्टिमेशन है, अंदाजा है। मुझे फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा वो तो कोई भी नहीं बता सकता, वो तो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि हाँ 50,000 के आसपास 30, 40, 50 एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है। बच्चे अगर आप अपना 10th का रिजल्ट देखो और 11th का रिजल्ट देख लो, अब आप 12th के नंबर आसपास एस्टिमेट कर सकते हो। एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, लेकिन हर एक बच्चे को एक अंदाजा जरूर होगा कि यार मैं इतना 10th में करा था, 11th का सब्जेक्ट ये था और 12th की अकाउंटिंग पढ़ते पढ़ते मेरे इतने नंबर तक आ जाएंगे। हद से हद आपका जो अंदाजा होगा वो थोड़ा बहुत 19-21 हो सकता है। ये नहीं कि आपने 90 लगाया फेल ही हो गए, ऐसा तो कोई नहीं होगा। और जो फेल सोच रहा है वो सीधा ही 90 ले आएगा, ऐसा तो कभी नहीं सोचता। भाई आपने 90 सोचे, 85 आ जाएंगे, 95 आ जाएंगे, इसके आसपास तो होगा। इधर 90 वाले सीधे फेल हो गए रिजल्ट, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये एक अंदाजा ही है। ठीक है जी, अब हम समझते हैं गुडविल के बारे में क्या। इस चैप्टर से बच्चों थ्योरी वाली पोर्शन भी आता है।
ठीक है। एग्जाम में इसके ऊपर जो थ्योरी वाले पोर्शन है, थ्योरी वाले एमसीक्यू वो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पहले मुझे वो एमसीक्यू कवर कराने, थोड़ी थ्योरी पढ़ाएंगे और साथ साथ गुडविल का मतलब भी चीज़ें क्लियर करते हैं, ठीक है जी। तो आज का पार्ट थोड़ा थ्योरी वाला भी है और कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली भी सॉल्व करेंगे आज एक आधा। चलो जी, तो हम मुझे मीनिंग देख रहे हैं गुडविल का, पेज नंबर 2.4 पे आ जाओ फटाफट से। मैं कोशिश करूँगा फटाफट से मुझे थ्योरी पढ़ दूँ, उसे समझा दूँ। पेज नंबर 2.4 है बच्चे। देखो जी, गुडविल की अगर कोई डेफिनेशन पूछता है कभी भी, सर कोई क्यों पूछेगा, वाई में पूछेगा, ठीक है जी, कि मतलब क्या होता है। तो आपको ये बोलना है गुडविल मीन्स अ गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म थ्रू हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। मतलब अपने ओनर की मेहनत से, उसकी ईमानदारी से जो हमने फ्यूचर का नाम कमाया है वो गुडविल है, फ्यूचर का प्रॉफिट है, ठीक है जी। बाकी हमें किसी काम का नहीं है, हमें डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ठीक है जी। हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को समझाते हैं, इसका क्या मतलब है। देखो जी, पहला कैरेक्टरिस्टिक है गुडविल एक इंटेंजिबल है। फीचर को नाम याद रखना हेडिंग्स, एग्जाम में फीचर आ जाते हैं। फीचर ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुडविल, फीचर ऑफ फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ गुडविल। 4 ऑप्शन देगा तो आपको उनमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा फीचर नहीं है या कौन सा फीचर है, ठीक है जी। तो इन्हें याद रखना, बहुत पेट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो पहला है गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल का मतलब है जिसे मैं देख तो नहीं सकता लेकिन प्रेजेंस जरूर फील करी जा सकती है। जैसे बच्चे अभी शौर्य ये कह रहा था आश्रय कि सर गुडविल का मतलब है वो एक तरह से जो उसे अट्रैक्ट करती है, एक तरह से मैग्नेट बोल रहा था एक वजह, ठीक है जी। अब बच्चे मैं आपको कहूँगा शूज़ ले आओ मार्केट से, तो आपको लोकल सामान तो आप खरीदते हैं जल्दी से, आप भी कोशिश क्या करते हो नाइकी, प्यूमा, एडिडास, एसेस, ठीक है जी, न्यू बैलेंस, इनके जूते खरीदते हो। ऐसा क्या है, ठीक है, एसेस, ऐसा क्या है बच्चों इनमें जो आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। ब्रांड वैल्यू, ठीक है जी। जब आप उन्हें पहनोगे तो आपको मोटिवेट फील होता है, ठीक है जी, आपको अच्छा लगता है। एप्पल फ़ोन इसलिए तो खरीदते हैं, है तो फ़ोन ही एप्पल का, एप्पल है तो फ़ोन ही, ये थोड़े उसे बैठ के तुम चले भी जाओगे, ड्राइव भी कर लोगे उसे, फ़ोन तो फ़ोन ही रहेगा, कैमरा है उसके अंदर, फोटो खींचोगे, इंटरनेट चलता है और क्या है। तो गुडविल भी एक इंटेंजिबल चीज़ है जिसे लोग फील करना चाहते हैं, जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। उसे देख तो नहीं सकते, जैसे आप एप्पल की शॉप जाते हो कि ये बैठी गुडविल, लेकिन उसकी प्रेजेंस जरूर फील करते हो जब आप फ़ोन यूज़ करते हो, यार अरे मैं पापा ने भी दिलवाया, एप्पल लिया है मैंने, तो ठीक है, वो एक इंटेंजिबल एसेट्स है। नेक्स्ट, इट इज़ अ वैल्यू, भले ही वो दिखती ना हो लेकिन उसकी वैल्यू है, ठीक है, इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट्स। नेक्स्ट, इट हेल्प इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। जिस व्यक्ति की या जिस फर्म की गुडविल होगी वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ एक्सेस प्रॉफिट ज़रूर कमाएगा। वो व्यक्ति, वो फर्म फ्यूचर में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट ज़रूर कमाएगा अपनी उस गुडविल से, क्योंकि लोग उस प्रोडक्ट की तरफ, उस कंपनी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिसका मार्केट में कोई अच्छा नाम होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, इट इज़ वैल्यूएबल इन लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन। गुडविल की वैल्यू बढ़ती घटती रहती है, ऐसा नहीं कि अगर गुडविल आपकी एक बार बढ़ी है तो बढ़ती रहेगी ज़िंदगी भर। प्रॉफिट है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो ऐसे ही गुडविल की वैल्यू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएट, बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है। कोई अच्छी न्यूज़ आ गई आपकी तरफ से, आपकी गुडविल बढ़ जाएगी। कंपनी की तरफ से कोई बेकार न्यूज़ आ गई या कंपनी को कोई एलिगेशन लग गया, गुडविल ऑटोमेटिक गिर जाती है। लोगों में उसका नाम, लाइक इसका एग्जांपल दिया था बच्चों मैगी का, कि मैगी के ऊपर 2016 के आसपास मुझे एलिगेशन लग गए थे कि उसके अंदर जो टेस्ट मेकर है उसके अंदर जो निर्धारित मात्रा है लेड की वो बहुत बढ़ी हुई थी। कंपनी सरकार ने उसे बैन नहीं कर दिया था 1 साल के लिए, ठीक है, चलो जो भी है, ठीक है जी। तो जो भी है, तो मुझे ये इसकी वैल्यू बढ़ा भी देता है, घटा भी देता है। कोई नेगेटिव न्यूज़ आई, आपकी गुडविल एकदम कम हो जाएगी, लोग उससे सामान कंज्यूम करना कम कर देंगे। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन द एंटायर बिजनेस, और मुझे इसकी वैल्यू तभी निकल सकती है जब आप उसे पूरे बिजनेस को बेचें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी गुडविल बेच दो और बिजनेस कंटिन्यू करते रहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे बच्चे मैं बताऊँ, मेरे बाहर कोचिंग सेंटर का बोर्ड है अचीवर पॉइंट, ठीक है जी। अब आप लोग मान लें आज मैं ट्यूशन बंद कर दूँ, ठीक है जी, फिर भी मेरे पास बच्चे आज 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल कांटेक्ट करते रहेंगे, सर हमें पढ़ना है। आपके भाई बहन होंगे, कोई छोटा भाई बहन होगा, कोई अगर आपसे कोई कभी पूछेगा तो आप कहोगे भाई हम तो वहाँ पढ़ते थे और नंबर ले ले, अब भैया पढ़ाते हैं नहीं पढ़ते मैं जानता नहीं, ठीक है जी। क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चे मैं अपना कोचिंग सेंटर का अचीवर पॉइंट तो किसी और को बेच दूँ और एक दुकान छोड़ के वहाँ अचीवर अभिषेक क्लासेस शुरू कर दूँ? है तो हो नहीं सकता। कोई खरीदेगा मेरा कोचिंग सेंटर? कोई नहीं खरीदेगा। कोई कौन खरीदेगा? मैं पेटेंट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो चीज़ एक गुडविल है, एक अच्छा नाम है, क्या मैं उसे बेच सकता हूँ विदाउट अपना बिजनेस बेचे? मैं सेम काम बराबर में कर रहा हूँ उसी नाम के अलावा। मेरा अचीवर पॉइंट है और मैं इसे बंद करके मैं कहा भाई एक काम कर, अचीवर पॉइंट आज से तेरा हार्दिक, ठीक है जी, लेकिन मैं ट्यूशन पढ़ाना बंद नहीं करूँगा, मैं सामने पढ़ाऊँगा सामने वाले घर में। आपको सर कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप सामने बैठे हो तो बच्चा आप पे कभी आएगा ही नहीं, ठीक है जी, मेरे पे थोड़ी आएगा। अचीवर पॉइंट पे थोड़ी कोई पढ़ता तो आप पे। जब आप पढ़ाना बंद करोगे, जब आप पढ़ाना बंद करोगे और बच्चा आपके पास आएगा
और आप उसे मेरे पास भेजोगे कि मैंने तो भाई पढ़ाना बंद कर दिया है और मेरे पे पढ़ ले, उस चीज़ के पैसा दूंगा मैं आपको। गुडविल की एक वैल्यू है। अगर मैं आपकी गुडविल खरीदूंगा तो सर मैं आपका एक टेबल चेयर फर्नीचर तो खरीदूंगा ही, लेकिन अचीवर पॉइंट का नाम भी मैं खरीदूंगा। जब से कल को बच्चा आएगा पढ़ने तो उसे आपको मेरे पास भेजना पड़ेगा, उसी चीज़ को मैं आपको पैसे दूंगा, क्योंकि आपका मार्केट में एक नाम है, उस नाम से बच्चा आपके पास जरूर आएगा और वो बच्चा आपको मेरे पास भेज देना है, इसके मैं आपको पैसे दे दूंगा। लेकिन अगर आप पढ़ाना ही बंद नहीं करोगे और 2 क्लास छोड़ के वहाँ शुरू कर दोगे तो अचीवर पॉइंट का बोर्ड देकर थोड़ी आता है बच्चा, तो आपके पास अगर आप पढ़ा भी रहे हो, बात समझ में आती है, तो गुडविल तब बिक सकती है जब पूरा बिजनेस बेच दो, तो उस काम को आप कंटिन्यू ना कर रहे हो। नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। ये काफ़ी मुश्किल है गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, लेकिन हाँ कुछ तरीके से मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। कुछ मेथड्स हैं मेरे पास जो आपके पास भी हैं। नेचर ऑफ गुडविल किसी काम की नहीं, छोड़ दो। कुछ हमारे पास फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं गुडविल को, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ गुडविल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गुडविल। ये 2 क्वेश्चन है फीचर और फैक्टरिंग के ऊपर, जरूर एक नंबर का एमसीक्यू आता ही आता है। तो पहला है जी फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस की लोकेशन फेवरेबल है या नहीं है। आप में से किस बच्चे को अनुपम स्वीट्स पता है? सबको ही पता है। अच्छा ठीक है, अनुपम स्वीट्स ऑलमोस्ट सबको ही पता है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, एक आधे को नहीं पता। ऑसम गैलरी किसे पता है? वहाँ ऑसम चीज़ें मिलती हैं। ऑसम गैलरी किसे पता है? वो नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो मोड़ के गली के अंदर है, क्योंकि बच्चे वो एक गली में घुस के है। ठीक है जी, और अनुपम स्वीट्स आपको इसलिए पता है, हालांकि आप अनुपम स्वीट्स गए भी नहीं होंगे कभी, शायद मिठाई लेने अनुपम, ठीक है ना, ठीक है चलो गए होंगे, ठीक है जी। लेकिन बच्चे उसकी लोकेशन ये है, जब आप छोटे रहे होंगे 6-7 में, जब आप मिठाई लें तो आपको तब भी पता था अनुपम स्वीट्स कहाँ है, क्योंकि आप इधर से जाओ या इधर से जाओ, जैन कॉलेज से जाओ या कोर्ट रोड जाओ, वो बीच में पड़ता है। आते हैं तो कुछ लोग ना फिर भी नाम पड़ रहा है, अच्छा अनुपम स्वीट्स यहाँ है, अच्छा 5 स्टार और रहा है यहाँ है। वो उसकी लोकेशन बहुत फेवरेबल है कि आपका बिजनेस लोगों को आते जाते दिखता है, और जो दिखता है वो बिकता है, और जो दिख ही ना वो बिकेगा कैसे? तो लोकेशन बहुत फेवरेबल होगी। अगर अच्छी जगह पे लोकेशन होगी तो लोगों का फुटफॉल वहाँ पे ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। अब क्रोमा स्टोर कहाँ है? सबको पता है क्रोमा स्टोर इधर पड़ता है, ठीक है जी, क्योंकि वो मेन रोड पे बच्चे अगर खोलना चाहे तो बच्चे वो तो चाहे टाटा वाले जो सामने प्लॉट पड़ा ऐसे खोल के यहाँ खोल देते हैं क्रोमा स्टोर। यहाँ क्यों नहीं खोल रहा? क्या लगता है आपको यहाँ क्यों नहीं खोल रहा हो? ठीक है, क्योंकि एक लोकेशन फेवरेबल चाहिए होती है ऐसे कंपनीज को, ठीक है जी। तो जितनी ज़्यादा लोकेशन फेवरेबल होगी लोगों को चीज़ें दिखेंगी, और दिखेंगी तो लोगों का फुटफॉल वहाँ पर ज़्यादा रहेगा, उसकी गुडविल ऑटोमेटिकली ज़्यादा रहती है कंपेयर टू उस चीज़ को जो लोगों को दिख ही नहीं रही। दूसरा, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। आपका मैनेजमेंट कितना ज़्यादा एफिशिएंट है आपके दुकान के लिए या आपके बिजनेस के लिए, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर आपका मैनेजमेंट जो आपके एम्प्लॉई हैं, मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट नहीं है, वो काम नहीं करता ढंग से, आपके कस्टमर ढंग से अटेंड नहीं करता, तो लोग उस दुकान में जाना पसंद भी नहीं करते, ठीक है जी। खासकर इस बात के लिए लड़कियां ज़्यादा बेहतर समझ सकती है। लड़के तो चलो फिर भी दुकान पे परेशान नहीं करते। दुकान पे जाके आप जब कपड़े देने के लिए आप सभी जाते होंगे, ठीक है जी। आप दुकान पे जाते हो, 2-3 शर्टें देखते हो, नहीं समझ में आ गई, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दुकानें चल पड़ते हो। आप ये नहीं चाहते कि आपके लिए पूरी दुकान ही खोल दे, ठीक है ना। 2-4 शर्टें देखी, ट्राई करी, जीन्स लगी, समझ में आ गई, ले ली, नहीं समझ में, चलो कोई बात नहीं। लेकिन लड़की नहीं चाहती, लड़की चाहती है कि दुकान से पूरी दुकान खोल दे। ये टॉप का दूसरा कलर है क्या? इसी कलर का दूसरा टॉप है क्या? ठीक है जी। इसमें कुछ और कॉम्बिनेशन है क्या? ठीक है जी। अच्छा इसमें और मिल जाएंगे, इतने कितने कलर हैं, ठीक है, इसमें कितने डिज़ाइन है, ऐसे वो चाहती है। अगर वो दुकान वाला उसे 2 टॉप दिखाने के बाद या 2 जीन्स दिखाने, क्या मैम बाकी लगी है जो कहो खोल दूँगा, सारे तो मैं खोल लेगा नहीं, तो आप पसंद नहीं करते सामान लेना, और अगली बार खुद भी नहीं जाएगी, दोस्त को क्या वहाँ मत जाइए तो बेकार है, दिखाता तो है नहीं। लेकिन एक ऐसा दुकान वाला जो पूरी दुकान नहीं खोलते, उसे कहने से पहले मैम ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ले जाओ, नहीं समझ में आएगा, पसंद नहीं आए वापस बदल लेना, ठीक है जी, कोई बात नहीं, पैसे आ जाएंगे, पसंद कर लेना, 2 दिन देख लेना, पहन के अच्छा नहीं लेगा, वापस कर लूँगा, बदल भी दूंगा, एक्सचेंज भी कर दूंगा। तो लड़की वहाँ ज़रूर जाती है, ठीक है। लड़की क्या, कस्टमर भी वहीं जाता है, कह रहा भैया बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, सामान बहुत तसल्ली दिखाते हैं और बदल भी लेते हैं, लेकिन उस पर मत जाना जो अकड़ू है, वो नहीं दिखाता सामान। तो मुझे ये आपका एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कस्टमर दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। वही आपका एफिशिएंट मैनेजमेंट है जो दुकान पे अच्छे से कस्टमर को अटेंड करता है। ये एग्जांपल आप सबको कहीं ना कहीं किसी दुकान पे आपने ज़रूर देखा होगा, फेस किया होगा कि कोई दुकान वाला सामान दिखा के राजी नहीं होता, और कोई दुकान वाला भले ही आपने सामान ना लिया फिर भी उसने पूरी दुकान, फिर भी आप सोचो चलिए आज तक पूरी दुकान खोल देख लिया यार कुछ,
अब कभी बुरा ना मान जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूड ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस कितना पुराना है, पुराना बिजनेस के ऊपर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं कंपेयर टू एक नए बिजनेस के ऊपर, ठीक है। जो आज ही खुला है उसके ऊपर क्या विश्वास करोगे आप, जानते तो हो नहीं आप। लेकिन जो 100 साल से पुरानी कंपनी है उसके ऊपर कहते हैं ये सामान तो मेरे घर में तब से आ रहा है जब से मेरे दादाजी थे, और वो सामान आज भी आ रहा है, ठीक है जी। जैसे कि टाटा का नमक आपके घर में होपफुल हो गया, टाटा का नमक ही आता होगा, ठीक है जी। नमक मतलब टाटा नमक, ठीक है जी। उसके दो रीज़न है, एक तो भैया टाटा नमक किसी को भी भेज दो उसे मना नहीं करेगा। दूसरी बात है दुकान वाले बाबा जो नमक रखने का स्पेस होता है वो लिमिटेड सा होता है। अगर वहाँ पे टाटा के अलावा 2-4 पैकेट कंपनी और रखना शुरू कर दो उसका स्पेस गिर जाता है, और वो कोई और नमक देता है दुकान वाले को आपको, तो आप कहते हैं निर्मा नमक, ना टाटा है क्या। तो वो कहता है यार जब टाटा तो बगैर बोलने बिक जाएगा। किसी के पैकेट में जब राशन जाता है अगर टाटा नमक रहे तो कोई आदमी कहता है टाटा नमक इसे निकाल निरमा दे, नहीं निरमा को कह देगा निरमा हटा टाटा दे दे। तो इसलिए दुकान वाला टाटा नमक को ही रखता है, उसका मार्जिन 1-2 रुपये का ही होता है दुकान वाले का, लेकिन वो उसे रख लेता है। कई दुकान सामान का नमक रखना पसंद करता है, ये सबसे बड़ी वो है टाटा के लिए, लॉन्ग पुराना बिजनेस है वो। नेक्स्ट नेचर ऑफ गुड्स, आपका जो गुड्स है वो कैसा नेचर का है। अगर आपको कोई वजह ऐसा कोई सामान है जो वजह फैंसी है, जो बहुत जल्दी उसकी डिमांड घट बढ़ जाती है, तो उसकी गुडविल भी इंक्रीज डिक्रीज चलती रहती है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा बिजनेस जिसकी डिमांड बहुत जल्दी नहीं बढ़ती है ना, बहुत जल्दी घटती है, जिसकी स्टेबल डिमांड रहती है, तो उनकी गुडविल कॉन्स्टेंट फिक्स रहती है, इंक्रीज डिक्रीज बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे भैया बिस्किट, नमकीन, तेल, कंघी, सर्फ साबुन है, ये हर एक के घर में यूज होता है, लेकिन एक लिमिटेड रेंज तक होता है। ये नहीं नमक सस्ता होगा आपके घर में ले नमक ही फेल दिया आज, ठीक है जी। या डिटर्जेंट सस्ता होगा तो आज घर में डिटर्जेंट 5 पैकेट आपने कहा चल सारे कपड़े धो दे तू भी, ठीक है जी। ऐसा तो नहीं है कि भैया अगर टूथपेस्ट सस्ता होगा तो आपके घर में टूथपेस्ट सस्ता हो गया हर कोई अब 4-4 बार टूथपेस्ट करेगा, नहीं हो सकता भाई। वो लिमिटेड रेंज का सामान आता है, आपके घर में फिक्स चीज़ें हैं, आता सबके घर में है, पर वो उतना ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। ऐसा भी नहीं आपने कहा सस्ता मिल रहा है मैं साल भर का टूथपेस्ट एक बार में ले आया, ऐसा कहीं नहीं होगा भाई, ठीक है। एक्सपायरी भी होती है उसकी, वैसे टूथपेस्ट की एक्सपायरी 2-3 साल होती है, लेकिन कोई भी आदमी ये नहीं दुकान में सस्ता मिल रहा है मैं 6 पैकेट इकट्ठे खरीद लाया। अगर बड़ी फैमिली है तो 6 आ जाते होंगे, लेकिन आगे टाइम न्यूक्लियर फैमिली, मदर फादर है, बच्चा होता है, एक बहन होती है या एक दादा दादी होते हैं, इतनी फैमिली में 2 टूथपेस्ट काफ़ी होते हैं। एक रखा हुआ है, एक स्पेयर में रखा, खत्म हो गया, एक और आ गया। ऐसे ही बिस्किट, नमकीन, सर्फ साबुन की ये फिक्स चीज़ें हैं, इन्हें हम ज़्यादा और कम यूज़ करना नहीं शुरू करते कि नमक महंगा हो गया क्या नमक कम यूज़ कर, कपड़े सर्फ महंगा हो गया कपड़े कम दो, ये फिक्स चीज़ें हैं, इनकी डिमांड बहुत जल्दी घटती बढ़ती नहीं है। नेक्स्ट आता है आपके पास कोई लाइसेंस है जी, आपके यहाँ कोई लाइसेंस है कि नहीं है, बाकी पॉइंट पढ़ लेना, कुछ ऐसे कुछ खास नहीं है, जो पढ़ाने वाले थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है जी। नेक्स्ट सब बच्चे में बताता है कि हमारे पास गुडविल है, क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं। गुडविल 2 तरह की होती है, ध्यान रखना, एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कौन कौन सी, एक होती है परचेज गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब है कि ऑलरेडी कोई बिजनेस चला हुआ है, उसके पास मैं गया, मैं कहा भाई ये बिजनेस मुझे बेच दे, सारा ताम झाम के साथ तेरी गुडविल भी मैं ले लूँगा क्योंकि तेरा मार्केट में नाम होगा, मैं उस बिजनेस के साथ साथ तेरे जो गुडविल के पैसे वो भी मैं तुझे दे दूंगा। तो ध्यान रखना बुक्स ऑफ अकाउंट में बच्चे हम परचेज गुडविल को ही रिकॉर्ड करते हैं जिसके लिए मैंने कुछ पेमेंट करी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी हम रिकॉर्ड नहीं करते। सेल्फ जनरेटेड का मतलब है जो आपने खुद से मेहनत करके बनाई थी, वो आपने कहीं से आपको पहले से नहीं मिली हुई थी, ठीक है। जब बच्चे मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने ऑलरेडी, मेरे पास कोई नहीं जानता, मैंने एक एक बच्चे स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 5 6 10 20 पढ़ाने शुरू किए। आज मेरा बच्चा हर साल इक्का दुक्का हर साल बोला। एक टाइम था मुझे कोई जानता भी नहीं था, तो वो गुडविल मैंने सेल्फ जनरेट खुद से बनाई थी, ठीक है जी। आज अगर मैं बेचना चाहूँ तो हो सकता है वो कुछ हद तक बिक जाए, चाहे वो 5,000 में 10,000 में 1,000 रुपये में बिक जाए, लेकिन वो चीज़ मैंने खुद से बनाई थी। एक ऑप्शन था बच्चे मेरे पास ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश कोचिंग सेंटर था जिनकी कोई नौकरी लग गई थी, अकाउंट्स के अच्छे सेंटर था, वो ऑयस्टर नाम था उसका, यहाँ पे क्या नाम है इसका, हकीकत नगर में उन सर की नौकरी लग गई थी, उदय गुलट्टी नाम था उनका, ठीक है ना। तो जब उन्होंने सेंटर बंद किया तो अगर मैं चाहता तो उनके पास जाता, उन्हें कहता सर ऑयस्टर कोचिंग सेंटर मुझे भेज दो। सर के पास बच्चे बहुत साल तक जाते थे, ठीक है। उसके बाद भी गए होंगे जब बंद होने के बाद, क्योंकि सबको बच्चों थोड़े बताइए सर ने पढ़ाना बंद कर दिया। जैसे अब आप चले जाओ या आपके और जो भैया मेरे से पढ़े होंगे, अगर मैं कल को पढ़ाना बंद, उन थोड़े सपने आएंगे, कोई उनसे पूछेगा कहाँ पढ़ते क्या, अभिषेक सर पढ़ते वहाँ चला जा, या ऐसी जगह है, वो आएगा मैं मना कर दूंगा या तो मैं बंद कर दिया सेंटर। लेकिन बच्चा तो आना बंद नहीं होगा ना कई सालों तक, सर के पास भी आया होगा। तो कोई अगर उनका ऑलरेडी कोचिंग सेंटर खरीद लेता, कोई ऑलरेडी सेंटर खरीद लेता और उसे उन्हें पेमेंट कर देता, तो उसे हम बोलते हैं परचेज गुडविल, जो उनके साथ हुआ था, ठीक है जी। ठीक समझ में आ गई बात। परचेज गुडविल से पेमेंट करिए, सेल्फ जनरेट जो खुद बनाई गई, ठीक है जी। तो हम परचेज गुडविल के बारे में पढ़ेंगे क्या है कि इलस्ट्रेशन करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 जल्दी से देखो।
कौन पढ़ रहा है? पढ़ो। महक एंटरप्राइज ने एक्वायर किया है चला हुआ बिजनेस तनीषा का। मतलब महक एंटरप्राइज तनीषा के पास गई और उसने कहा ये बिजनेस मुझे बेच दे, ठीक है ना। हाँ, उसने तनीषा का बिजनेस पूरा ले लिया, ठीक है जी। अब महक ने जब उसका बिजनेस खरीदा होगा तो उसके पास क्या आया होगा भाई? जब तनीषा से उसने उसका बिजनेस खरीदा उसके पास क्या आया होगा? जो भी तनीषा के पास एसेट्स रहे होंगे, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, डेटर, क्रेडिटर, कैश, जो कुछ भी रहा होगा, एसेट्स के साथ लाइबिलिटी भी आएंगी, तो सब उसके पास आ जाएगा। अगर जितने मेरे पास एसेट्स आए और अगर मैं पेमेंट उतनी ही कर रहा हूँ तो भैया नो गुडविल। जैसे बच्चे मैं अपने सेंटर की बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास एक एसी भी लगा हुआ है, 2 फैन भी हैं, एक टेबल भी है, एक ये वाली टेबल है, कुछ चेयर वेयर पड़ी हुई है, और मैं प्रोजेक्टर ही पड़ा, मैं सबका बोर्ड भी लगा हुआ है, ठीक है जी, ठीक है ना। मैं इस सबका अनुमान लगा लूँ, मान लेते हैं ये सारा अनुमानित सामान 50,000 रुपये का है, सेकेंड हैंड सामान है, लेकिन सारा सामान 50,000 रुपये का है। और मैं एक बच्चे को मैं कहा भाई 90,000 रुपये दे दे। क्या सर कीमत तो 50 ही है इसकी? मैं कहा सामान की कीमत 50 है, लेकिन जो मेरे पास बच्चा फ्यूचर में आएगा मैं उसे तेरे पास भेजूंगा, उसके 40,000 रुपये लगे। तो वो जो 40,000 एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ मैं किस बात के मांग रहा हूँ? अपने नाम के, वो है गुडविल। लेकिन अगर वो मुझे 50 के सामान के 50 ही दे के जाए, आपने सर गुडविल तो कुछ नहीं है आपका कोई बच्चा नहीं आता, तो मेरे पास कोई गुडविल नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है कि गुडविल ना हो, ऐसा भी हो सकता है गुडविल हो। बात समझ में आती है? हर बिजनेस गुडविल नहीं होती। अगर हर बिजनेस गुडविल होती तो ऑटोमेटिक वो सुपर प्रॉफिट कमाता है। पढ़ते हैं। तो जब बच्चों महक ने तनीषा का बिजनेस खरीदा तो उसके बाद एसेट्स ये आए जिनकी बुक वैल्यू ये थी और एग्रीड वैल्यू ये है। अच्छा एक बात बताओ, आप जब किसी का बिजनेस खरीदोगे तो उसने जितनी बुक्स में अपनी एसेट्स रिकॉर्ड करे उस पर रिकॉर्ड करोगे या जितने में आप लोगों के तय हुआ है उस पर रिकॉर्ड करोगे? मान लेता हूँ भाई मैंने आपका एक बिजनेस खरीदा, आपने अपनी टेबल ये रिकॉर्ड कर रखी है, ये इस टेबल की वैल्यू मेरे हिसाब से 1,000 रुपये है। आपने कहा सर मैं तो 100 रुपये दूंगा, तो आप इसे जब इसके 100 रुपये पे तो 100 पे रिकॉर्ड करोगे, 1000 पे रिकॉर्ड कर लोगे? जो आपके और मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीड वैल्यू पे तो रिकॉर्ड करोगे। बुक में मैं अपनी एसेट की क्या वैल्यू दिखाता हूँ उससे आपको क्या मतलब है? अगर ऐसा होने लगा तो मैं तो कल को अपनी बुक की वैल्यू कल को बढ़ा दूंगा। मैं कहा आज खरीदने आएगा, आज इस मशीन के लिए ₹1,00,000 बढ़ा दे, ऑटोमेटिकली अब उस पर कभी नहीं होगा। बात होती है कि हमारे बीच में क्या एग्री हुआ कि मैं आपके लिए क्या देना चाहता हूँ और आप क्या एक्सेप्ट करोगे। बुक वैल्यू क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो जब महक ने तनीषा का बिजनेस खरीदा तो महक के पास क्या क्या आया? देखना बच्चों इलस्ट्रेशन 3 क्या क्या है बताना। सबसे पहले इन्वेंट्री आई। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। एक्चुअली बच्चे इन्वेंट्री स्टॉक में फ़र्क है। क्या फ़र्क है बता देता हूँ। जब बच्चे मैं बोलता हूँ स्टॉक तो इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स, मतलब जो सामान रेडी है तुरंत बिकेगा। इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल भी आ जाता है, फिनिश गुड्स भी आ जाता है और वर्क इन प्रोग्रेस भी आ जाता है। इन्वेंट्री एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर एक स्टॉक आता है। स्टॉक इज नॉट इक्वल्स टू इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एक बड़ी टर्म है। पूरे 12th क्लास के अकाउंटिंग में हम इन्वेंट्री यूज़ करते हैं, हम स्टॉक यूज़ नहीं करते। जब मैं 11वीं की बात कर रहा हूँ तो मैं स्टॉक यूज़ करता हूँ, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। 12वीं में हम यूज़ करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, फ़र्क है दोनों में, ठीक है जी। स्टॉक आ गया, मशीनरी आ गई, और क्या आ गया? डेटर भी आ गए, और क्या आ गया? क्रेडिटर लाइबिलिटी है तो क्रेडिटर को हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, मतलब क्रेडिट साइड लिखेंगे। याद है बच्चा 11वीं की ओपनिंग एंट्री, एसेट को डेबिट कर दो, लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दो, ठीक है जी। और क्या आया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखिए ना मुझे क्या क्या वैल्यू हमने बात करी थी। इन्वेंट्री 5 लाख की है, मशीनरी 2 लाख की है, डेटर कितने के हैं? 1 लाख के। और डेटर के ऊपर मुझे डाउट है भाई, जब मैंने उसे डेटर लिए मैं कहा भाई इन लोगों से पैसे लेने हैं। महक ने कहा तनीषा को इन लोगों से पैसे भी लेने हैं। कह रहा हाँ। मैं कहा मैं अपने आप ले लूँगा, ठीक है। उसने कहा सर 1 लाख तो लेने हैं लेकिन मुझे डाउट है इनमें कोई पैसे नहीं देगा। तो मैं कहा कोई बात नहीं, प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने रुपए का? 5,000 रुपये का। अब मैं यहाँ पे कुछ सवाल पूछूंगा, आप लोग बहुत सोच समझ के जवाब देना। ये 70 और ये आ रहा है 10। जब बच्चे मैंने आपका बिजनेस खरीदा तो एसेट्स तो मेरे पास आ गए, ठीक है नहीं। और मैंने आपसे कितने में बात तय करी? क्या नाम है उसका? तनीषा। 7,50,000 में मेरी आपसे बात हुई। जब मैं आपसे कोई सामान खरीदता हूँ एसेट को डेबिट कर देता हूँ और आपको पेमेंट करनी होती है, आपको मैं अपना क्रेडिटर बना लेता हूँ। अब मेरे पास एसेट्स भी आए और आपकी लाइबिलिटी भी आए,
एसिड्स भी आए, कुछ आपकी लाइबिलिटी भी आई, और जो मुझे आपको पेमेंट करना है उसके लिए मैंने आपको अपना क्या बना लिया, क्रेडिटर। देख के बताना बच्चे मैच कर रहा हो क्या? अगर ये मैच कर रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर ये मैच नहीं कर रहा तो कुछ गड़बड़ है। क्या लगता है कितना आ रहा है? आपने गुडविल नहीं लिखी निकाली। तो वही तो पूछ रहा हूँ, ये कितना आ रहा है? 7,50,000, 7,00,000, 8,35,000, और ये कितना आ रहा है? 5,008। तो क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड। अगर मैं डेबिट साइड 35,000 लिख दूँ तो सब ठीक हो जाएगा। फ़ोन बंद करो भाई, ठीक है जी। अगर मैं डेबिट साइड 35,000 लिख दूँ सब ठीक हो जाएगा। सवाल ये है इसे नाम क्या दिया जाएगा? गुडविल। सर हाँ जी। अगर किसी फॉर्म का नाम मार्केट में खराब है और वो किसी बंदे ने ले लिया, हो सकता है। अगर ये ज़्यादा आ रहा हो, ये कम आ रहा हो, तो फिर मुझे फ़ायदा है। उसे हम लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, वो मेरे लिए फ़ायदा है। अब मैं इस बात का आपको दोनों का जवाब दे रहा हूँ, आपकी हर बात का जवाब मिल जाएगा। ये भी सवाल है मुझे, हुआ क्या है, जब मैंने आपका चला हुआ बिजनेस खरीदा तो मैंने हिसाब क्या लगाया, मैंने हिसाब ये लगाया। अब आपको जो दिखा रहा हूँ, ये 35 तो बच्चे ऐसे ही ढूंढना है हमें। डेबिट देखना, क्रेडिट देखना, जो ज़्यादा है ज़्यादा में से कम को घटा के डेबिट साइड लेना गुडविल, अगर क्रेडिट सारा आ रहा है उस सारे को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व भी आ जाएगा, ठीक है जी। अब आपका सवाल, जब बच्चे महक ने तनीषा का बिजनेस खरीदा होगा और उसके सारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा, तो उसने घर आके पता क्या सोचा होगा? उसने कहा चल बिजनेस खरीद लिया है, 5 लाख का एक सामान आ रहा है, 2 लाख का एक आ रहा है, और 1 लाख, मतलब मोटा मोटा 8 लाख का सामान तो आ रहा है। लेकिन 8 लाख में कुछ देना भी तो पड़ेगा। जो क्रेडिटर है 70 देने ही पड़ेंगे भाई। जब किसी पैसा ले सकता हूँ तो किसी पैसे दूंगा भी। तो मैंने कहा यार 8 लाख में 70 एक देने पड़ेंगे, 10 एक देने पड़ेंगे, तो कितने रह जाएंगे? 7,20,000, ठीक है जी। और मैंने कहा 5,000 हो सकता है मर भी जाए, तो मोटा मोटा क्या आ रहा है नेट जो सामान आ रहा है? मैंने कहा 7,15,000 का सामान आ रहा है। लेकिन यार मैंने महक से 7.5 लाख की डील कर ली, 7,15,000 का सामान आ रहा है नेट जो बात करूं। आपने सर एसिड तो 8 लाख की आ रही है, लेकिन कुछ पैसे देने भी तो पड़ेंगे भाई। हो सकता है डेटर से 5,000 रुपये ना आए भाई, 1 लाख लेने हैं, 5,000 ना दे वो कल को 95 ही दे, ठीक है ना। क्रेडिटर को 70 देने ही पड़ेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो मेरे पे ऑलरेडी कई, किसी का बिजली का बिल खड़ा होगा, किसी का किराया होगा, वो देना ही पड़ेगा, किसी की सैलरी होगी वो देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा यार नेट जो मेरे पास एसेट्स आ रही है, नेट संपत्ति आ रही है, मैं कहा 7,15,000 का सामान ही आ रहा है, हिसाब किताब लगा। लेकिन फिर भी मैंने तनीषा से 7,50,000 देने की बात कर ली। मैं बेवकूफ़ हूँ, उसे 35,000 फालतू दूंगा। क्या हिसाब लगाया होगा मैंने दिमाग में? मैं कहा यार 35,000 ऐसे नहीं दिए मैंने, वो 35,000 गुडविल के हैं। अब आपका सवाल का जवाब, आपने कहा सर अगर आपके पास 7,15,000 का नेट एसेट सामान आ रहा होता और आप मुझे 7 लाख में बात कर लेते, तो मैं कहा यार देख तेरा सम्मान की हिसाब तो देख 7,15,000 है, लेकिन 7 लाख लेता हो ले ले, क्योंकि तेरा नाम तो कुछ है नहीं, उल्टा तेरा नाम खराब है। तो उसने चल भाई 7 लाख ही दे दे। मैं कहा चल 15 का फ़ायदा, वो मेरे लिए फ़ायदा है, उससे मैं बोलता हूँ कैपिटल रिजर्व, ठीक है जी। ऐसा भी हो सकता है आपने ऐसा किसी का नाम ना हो, उल्टा नाम खराब ही हो सकता है कि 7,15,000 का सामान 7 लाख में बिक रहा है, एक 7,15,000 का सामान 7 लाख में बिक रहा है, 15,000 और कम मिल रहे हैं, वो मेरे लिए फ़ायदा है। आपने कहा सर 7,15,000 का सामान 7.5 में बिक रहा है, वो तनीषा के लिए फ़ायदा है 35,000, लेकिन वो मैं तो रिकॉर्ड करूँ, मैं तो 35,000 एक्स्ट्रा दे ही रहा हूँ। वो किस बात के पैसे हैं? वो मेरे से इनटेंजिबल एसिड्स, जिसे मैं देख तो नहीं पाया, लेकिन अब वो चीज़ मेरी हो गई है, इनटेंजिबल एसिड्स, उसे हम बोलते हैं गुडविल। क्लियर? आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने समझाया आपको सिर्फ इतना दिखाना है। जो आ रहा है वो डेबिट एसिड, लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देना, जो पैसे देने हैं जिसमें डील हुई वो लिख देना, डिफरेंस निकाल देना, ऑटोमेटिक चलेगा गुडविल है कैपिटल रिजर्व है। इस चैप्टर के अंदर गुडविल ही आएगा, क्योंकि आप गुडविल ही पढ़ रहे हो। क्या बात? तो आपने सर कैपिटल रिजर्व कहाँ आएगा? जो मैं अगली किताब करवाऊंगा वहाँ पे कुछ है कंसेप्ट, वहाँ गुडविल और कैपिटल कुछ भी आ जाता है, ठीक है जी। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? ठीक है। अब हमें तनीषा के पैसे देने हैं, तो तनीषा को क्या करेंगे हम? क्रेडिट, क्योंकि तनीषा इज द रिसीवर, रूल है डेबिट द रिसीवर। तो मैं कहा तनीषा लो पैसे लो, तनीषा डेबिट। पैसे कैसे दिए मैंने उसे? कैश में, चेक से? कैसे दिए? चेक से। मैंने कहा ये ले पकड़ पैसे, मैंने कहा ये पकड़ चेक, 7,50,000, 7,50,000, ये ले पैसे। बिजनेस मेरा, आप सर को यहाँ से, मेरे पास बिजनेस आ गया, आपने बेच दिया, अब इस बिजनेस का मैं देखूँगा मुझे क्या करना है। बात समझ में आती है यहाँ तक? क्या है यहाँ तक? कोई डाउट है? गुड। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है जी।
3 नंबर, ठीक है जी। नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चों जो हमारे पास, अगर आपको फॉर्मूले से निकालना हो बच्चे, फॉर्मूले से भी देख लेना। फॉर्मूले में उसने क्या किया पहले, अच्छा एक सवाल और रह गया, बच्चा कहता है सर ये ऐसा ना करते हम, ये प्रोविजन को यहाँ ना बना के डेटर ही 95 के लिख देते हैं। एक काम करते सर, बात तो फिर भी सेम ही रहती नहीं, बात आंसर तो फिर भी 35 ही आएगा। ये आपने कहा सर ये आएगा 7,30,000 और ये आ जाएगा 8 लाख कुछ, उसमें जाएगा ये 35 ही आएगा। कैसा हो सकता था? क्या मैं डेटर को नेट कर दूं? कर सकता हूं, नहीं कर सकता? थोड़ा सोच, थोड़ा चलो मैं आपको दूसरी तरह सोचवाता हूँ। हाँ क्या बोला आपने? बहुत बढ़िया बच्चे, एक बात बताओ, मैंने किसी का चला हुआ बिजनेस खरीद लिया और उसने कहा जी कि हमें ना एक व्यक्ति है उससे 1 लाख रुपए लेने हैं, लेकिन हमें कुछ डाउट है कि हो सकता है वो कुछ पैसे ना दे, और अगर मैं उसे नेट ही कर दूं, मैं ही मानता हूं कि 5 आते ही नहीं, मेरे से बड़ा तो गधा कोई नहीं है। भाई उसने कहा ही तो है कि सर डाउट है हमें, बैड डेट तो होता ही पैसा मर चुका आएगा नहीं। प्रूविंग का मतलब सर हमारे हिसाब से 5% तक का पैसा मर जाता है, ज़्यादा भी मर सकता है, कम भी मर सकता है, हो सकता है ना मरे। आपका नाम इतना अच्छा हो या आप पैसे मांगो वो आपको पूरे पैसे दे दे, तो सर फिर प्रोविज़न को हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोविज़न बनाना ज़रूरी है। अगर आप डेटर को नेट कर दोगे, उसका मतलब आप खुद ही कह रहे हो 95 लेने हैं, तो भाई आएंगे कितने? 95। लेकिन आप कह रहे हो 1 लाख आने हैं, तो 1 लाख आने की उम्मीद तो है, प्रोविज़न तो आपने बनाया है, हो सकता है पैसा मर जाए, मरा तो नहीं, तो इसलिए डेट प्रोविज़न को डेटर को नेट मत कर देना। कुछ बच्चे होशियारी मार देते हैं बेकार की, ठीक है जी, वो पूरी एंट्री गलत हो जाएगी। वो हालांकि गुडविल ठीक निकल आएगी, लेकिन पूरी एंट्री गलत मानी जाती है वो। क्लियर? जवाब मिल गया? डेटर को डेट हम क्यों नहीं कर सकते? गुड। चलो जी, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का क्या करना है? देख के इग्नोर मार देना है बस। कुछ अगर एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, एग्जाम में हो जाए उसे लिख देना, थोड़ी थ्योरी पढ़ रहा हूँ। इट इज़ इंटरनली जनरेटेड गुडविल। कौन सी गुडविल है? जो हमने खुद से जनरेट करी है। कैसे? मेहनत कर करके, लोगों को अच्छी सर्विस दे दे के, अच्छा माल बेच के, उनसे रिलेशन बना के अब लोग बार बार मेरे ही पास आना चाहते हैं कि जी वो दुकान वाला बंदा बढ़िया है, उसके अंदर मैंने जनरेशन निकाल दी है। पहले मेरे दादाजी करते, फिर मेरे पापा ने काम किया, मैं वो काम कर रहा हूँ, और लोग हमें पीढ़ियों से जानते हैं, तो बनी वो गुडविल। ठीक है जी, एक दिन में नहीं बनती गुडविल। कहते हैं जी it is internally generated goodwill which arise from the number of characteristics or attributes which are ongoing business process. The following are the important features of generated goodwill. It is internally generated over a long period of time. लिखा long period of time, कई साल लगे होंगे। A true cost cannot be placed. इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है, ये मार्क कर लें, एग्जाम में आ जाता है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, AS 26 और इंडिया 38, मार्क कर लें दोनों चीज़ों को। गुडविल की वैल्यूएशन किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से निकाली जाती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो अब रिप्लेस हो गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 से। तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो 26 मार्क कर देना, अगर इंडिया ऐसा है तो 38 मार्क कर देना। ये वाई क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल की किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैल्यू, वो 4 ऑप्शन देगा, इंडिया 26, इंडिया 38, इंडिया 50 और इंडिया 15। 38 मार्क कर देना। AS 26 है, इंड AS 38 है, इसमें कंफ्यूज मत होना। AS और इंड AS में फ़र्क है। AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है या इंड AS, इंडियन का मतलब, इंड का मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 है। वो ऐसा भी कर देता है, इंड AS 26 कर देता है, इंड AS 26 पे 26 से मार्क कर देता है। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बच्चों, जो अभी इंडिया में काम नहीं करता, अब इंडिया से चलते हैं। ठीक है जी। नीड फॉर वैल्यूएशन गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करनी पड़ती है? ये काम की चीज़ है। हम गुडविल की वैल्यूएशन कब कब करते हैं? पहली बात, जब रेशियो चेंज हो रहा हो तब। मैंने बताया था ना, हमारे पास टोटल आपका चैप्टर कौन कौन से हैं? एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है और चेंजिंग प्रॉफिट है। 4 चैप्टर हैं, चेंजिंग प्रॉफिट, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। इन सब केस में किसी को फायदा हो रहा होगा, किसी को सर रिटायरमेंट और डेथ तो एक नहीं। मुझे रिटायरमेंट का मतलब आदमी खुद चला गया। नहीं आपने बताया अकाउंटिंग के तरीके। हाँ, अकाउंटिंग के अब सेम ही है, बस एक छोटा सा चेंज आता है, वो मैं बताता हूँ। ठीक है जी। एक्चुअल में एडमिशन और रिटायरमेंट में एग्जाम में चॉइस आती है। बोर्ड में अकाउंटिंग जब हम एडमिशन कराते हैं, रिटायरमेंट का चॉइस का क्वेश्चन आता है 6 नंबर में, तो एडमिशन कर लो या रिटायरमेंट। मैं 40 दिन एडमिशन पे लगाता हूँ और 10 दिन लगाता हूँ रिटायरमेंट पे। रिटायरमेंट के बड़े क्वेश्चन मैं अपने हाथ से नहीं कराता, करने हो कर लेना, लेकिन मैं वो कराता नहीं।
मेरा मेन फोकस एडमिशन रहता है, ठीक है जी। एडमिशन रिटायरमेंट 90% सेम है, तो इसलिए वो हम एडमिशन को चूज़ करते हैं, रिटायरमेंट थोड़ा सा उसके लिए नहीं करते, ठीक है जी। इजी एडमिशन होता है, इसलिए एडमिशन ईजी होगा क्योंकि मैं टाइम ही एडमिशन में लगाऊंगा, क्या बात। ठीक है ना। रिटायरमेंट इसलिए आपको अजीब लगेगा क्योंकि उसमें टाइम, लेकिन 90% क्वेश्चन बिल्कुल सेम बनता है। अगर आपने एडमिशन कर रखा तो 90% क्वेश्चन रिटायरमेंट को सॉल्व कर दोगे वैसे ही। क्या बात। एडमिशन आएगा तो रिटायरमेंट सॉल्व हो जाता है, ठीक है जी। तो सुनो, तो जी हम गुडविल की वैल्यूएशन कब कब निकाल लेंगे, जब पार्टनर को कुछ फायदा नुकसान होगा। फायदा नुकसान कब होगा भाई, रेशियो चेंज होगा तो फायदा नुकसान होगा, कोई पैसे देगा कोई लेगा। जब कोई एडमिशन लेगा तो उसे पैसे देने पड़ेंगे, तो उसके लिए गुडविल निकालनी पड़ेगी, ठीक है जी। जब कोई रिटायर होगा वो पैसे लेके जाएगा तो गुडविल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर का प्रॉफिट है। फ्यूचर का प्रॉफिट वो भाई क्यों छोड़ के जाएगा, कोई मर जाएगा तो उसे तो पैसे दे सकते, उसके घर वाले तो पैसे मांगने आएंगे, उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो इन सब केस में बच्चे में गुडविल की वैल्यूएशन निकालनी पड़ती है। और लास्ट कंसेप्ट है अमलगमेशन, वो आपके पास नहीं है। अमलगमेशन का मतलब होता है जब दो फर्म मिलके एक तीसरी फर्म बना देते हैं, उसे बोलते हैं अमलगमेशन। क्लियर। नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चे हमारे पास, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने मेथड हैं हमारे पास गुडविल को निकालने के, ठीक है। एक चैप्टर यहाँ से शुरू हुआ है, चैप्टर यहाँ से शुरू हुआ है। हमारे पास टोटल आपके पास जो कोर्स में है वो 3 तरीके हैं। एक्चुअली में तरीके और भी 1-2 हैं, एन्युटी वाले वो आपके पास नहीं है। तो हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि कैसे गुडविल की कीमत निकाली जाए। कितने तरीके हैं आपके पास, टोटल 3 तरीके हैं। पहला तरीका ही डिस्कस होगा आज। तो पहला तरीका है एवरेज मेथड। एवरेज मेथड क्या है, एवरेज के अंदर 2 मेथड हैं। पहला आता है आपके पास सिंपल एवरेज, और दूसरा बात करेंगे, ठीक है। सिंपल एवरेज के अंदर गुडविल निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, एवरेज प्रॉफिट इंटू NYP। NYP का मतलब है नंबर ऑफ ईयर परचेज, कि मैं कितने साल की गुडविल निकाल रहा हूँ, उसे बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसा भी आपने पूछा सर, आप कह रहे थे कि आप जब कोचिंग सेंटर बेचोगे तो 40,000 रुपये आप एक्स्ट्रा मांग रहे थे, आपका सेटअप 50 का है लेकिन आपने 90,000 रुपये मांगे, 40,000 एक्स्ट्रा मांगे, तो 40,000 कैसे निकाल ले। मैं कहा भाई मैंने एक अंदाज़ा लगाया है कि मेरे पास अगले 4 साल तक बच्चे आने ही आने हैं, और अगर मैं उन बच्चों को पढ़ाता तो मुझे 40,000 रुपये लगभग मैं पैसे कमा लेता, लगभग। तो मैं कहा वो 40, आपने सर 4 साल का ही, मैं कहा भाई 4 साल तक ही बच्चा आता, जब मैं पढ़ाना ही बंद कर दूंगा तो उसके बाद तो बच्चा आएगा, लेकिन अंदाजा अगर मैं आज बंद कर दूं तो मेरे को 4 साल तक बच्चा आता रहेगा। हर साल 2-4 बच्चे आएंगे, अगर मैंने पढ़ा तो मैं लगभग 40,000 रुपये कमा लेता। तो मैंने कहा मैं 4 साल तक प्रॉफिट कमाता, तो ये नंबर ऑफ ईयर वो 4 ईयर है। वो 4 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 1.5 भी हो सकता है, वो 2.5 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। इसे आप कभी फाइंड नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, इसे आप कभी ढूंढ नहीं पाओगे, ठीक है जी। आप ढूंढ पाओगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज निकालना बहुत सिंपल है, एवरेज निकालने के लिए आपको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अगर मैं आपको ना भी कुछ बताऊँ एवरेज आप तब भी निकाल देते हो। कैसे, देखो अभी आप सब 1 साल पहले 10th का एग्ज़ाम दे के आए थे, आप पास हो गए थे, उसमें आपका टोटल 5 सब्जेक्ट थे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और SST। इन सब में आपके मार्क्स आए थे। इंग्लिश में 90 आ गए थे, ठीक है जी, हिंदी में 95 आ गए थे, मैथ में 98 आ गए थे, साइंस में थोड़े कम रह गए थे 85, और SST में आ गए थे आपके 96। सर साइंस और SST को इंटरचेंज कर देते, ओके, बस अब ठीक है। तो हाईएस्ट का इसमें हो सकता है भाई, हो सकता है भाई, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूँ बता कि मुझे इंग्लिश में कितने आप हो गए सर 90, मैं कहा मुझे मैथ में सर 98, मैं साइंस में सर 96। मैं पूछा एक बार बता लगभग, एवरेज का मतलब होता है लगभग, अंदाजा। मैं कहा यार लगभग तेरे कितने मार्क्स थे, तो कह रहे सर इन सबको जोड़ लो, कितने हैं ये सब। 92, 93
464। आपने सर जो मैं टोटल सम था वो 464 था और सब्जेक्ट मेरे पास टोटल 5 थे, तो इसे 5 से डिवाइड कर दो, मेरे लगभग 92.8 हायर में डाउन। आपने सर मेरे ऑन एन एवरेज, इसे बोलते हैं एवरेज, आपने कहा सर मेरे ऑन एन एवरेज, इसे आप परसेंटेज ही बोल देते हो, अगर मैं वैसे ही तो आपने कहा सर मेरे 92.8% आए थे, ठीक है ना। तो आपने कहा सर मेरे अंदर में कहा लगभग तेरे कितने मार्क्स आए थे, तो आप परसेंटेज बोलते हो कि सर मेरे 93% थे। उसका मतलब क्या है कि ऑन एन एवरेज आपके हर सब्जेक्ट में 93 के आसपास नंबर थे, किसी में ज़्यादा भी थे किसी में कम भी थे, लेकिन ऑन एन एवरेज 93 के आसपास परसेंटेज थी, एवरेज आपका 93 था। किसी में 90 भी था, किसी में 95 भी था, 98 भी था, 96 भी था, 85 भी था, तो अंदाजन 93 मार्क्स आपके सब में आए थे। इसे तो एवरेज बोलते हैं। एवरेज निकालना क्या तरीका है, जितने प्रॉफिट दिया हुआ है, जितने मार्क्स हैं उन सबको प्लस कर लो और जितने हैं सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज आता है। एवरेज ऐसे निकलता है, ठीक है जी। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया होगा आपको, जैसे हमारे पास तो यहाँ मार्क्स थे और साइन है, यहाँ पे आपके पास ईयर्स का प्रॉफिट होगा 2021, 2022, 2023, 2024। पहले साल का प्रॉफिट 10,000 था, फिर 40,000 आ गया, फिर 60,000 आ गया या 70 मान लेता हूँ, ठीक है जी। और मैं कहा बच्चों मुझे बताना, मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी का चला चलाया बिजनेस 2021, 22, 23 का बिजनेस है, आपने कहा सर मैं 2024 में बिजनेस बेच रहा हूँ, तो आप ये नहीं अंदाजा लगाओगे कि सर 2024 में आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं, उस हिसाब से मैं अभी गुडविल के पैसे दूंगा, यही तो लगाओगे आपने। सर मैं कैसे निकाल लूंगा कि आपका फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होता है। मैं कहा भाई देख ले, मेरे पास का ट्रेंड देख ले, उसके हिसाब से अंदाजा लगा ले, यही तो है भाई, अंदाजे तो लगा सकते हो। मैं एग्जैक्ट मैं भाई मैं भगवान थोड़ी हूँ कि मैं तो 2024 का प्रॉफिट बता ही दूंगा, 27 का बता सकता हूँ, 24 का बता सकता हूँ, 21 का बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले उसके बाद का कैसे बताता हूँ आपने। सर बहुत सिंपल है, जैसे आज बच्चे मैं आपसे पूछूं कि बच्चे अपने 12वीं के मार्क्स प्रिडिक्ट कर दो, तो आप अंदाजा ही तो बता पाओगे, ठीक है ना। 98, 96, 93, 94, ठीक है जी। कोई 75 बताएगा, कोई 33 भी बताएगा, ठीक है जी। तो आपने कहा सर अनुमान लगाना बहुत सिंपल है, सबको प्लस कर लो। कितने हैं ये, 70 और 40, एक 10 और 10 एक 20, 1,20,000। कितने थे ये, 3। तो आपने कहा सर लगभग मैं अगले साल 40,000 के आसपास प्रॉफिट कमाता। 40 से ज़्यादा भी हो सकता था, कम भी हो सकता, लेकिन 40 के आसपास हो सकता है वो। तो अगर आप इस 40,000 जो एवरेज आपने निकाला है इसकी मल्टीप्लाई NYP से कर दो। मैं कहा अच्छा क्या बता, ये जो तेरा एवरेज है 40,000, ये कितने साल तक कंटिन्यू करता भाई? तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। कह रहे सर 2 साल तो कंटिन्यू कहीं नहीं हो जाता है, तो इसका मतलब तेरी फ्यूचर की जो गुडविल है वो 80,000 रुपये, मतलब तो अगले 2 सालों में 2024 और 2025 में मिला के तू 80,000 के लगभग पैसे कमा सकता है, कुछ ज़्यादा भी कुछ कम भी। अलग अलग मेथड से ये वैल्यू घट भी जाती है, बढ़ भी जाती है। मेरे पास टोटल 3 मेथड है अलग अलग, एक ये है, एक और है, एक और है। हर एक मेथड से गुडविल वैल्यूएशन अलग आती है। मैं कौन सा फॉलो करता हूँ वो मेरे हाथ में है, लेकिन गुडविल हर एक में सेम नहीं आएगी। किसी में 80 भी आएगी, किसी में 90 भी आएगी, किसी में 50 भी आ सकती है। वो मेरे हाथ में कि मैं कौन सा मेथड यूज़ करता हूँ। ये जस्ट एक अंदाजा है, इट जस्ट एन एस्टिमेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं जब रेशो चेंज होता है तो रेशो चेंज की वजह से किसे कितने का फ़ायदा हुआ, किसे कितना नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई के लिए फ्यूचर का प्रॉफिट का अनुमान लगा रहा हूँ। उस फ्यूचर के प्रॉफिट को मैं गुडविल बोल रहा हूँ। गुडविल का मैंने एक मेथड दिया है, एवरेज मेथड। एवरेज मेथड के अंदर मैंने बिल्कुल सिंपल कहा कि जी सिंपल एवरेज बताओ। सिंपल एवरेज कैसे हुआ? जो प्रॉफिट होंगे टोटल उन्हें जोड़ के, अगर 3 है तो 3, 4 है 4, 5 है 5, उन सबको प्लस करके जितने वो है उनसे डिवाइड कर दो, आपके सामने एवरेज आ जाएगा। एवरेज की मल्टीप्लाई NYP से कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? है जी, पक्का? ठीक है जी। टाइम है हमारे पास, देखना टाइम है, बस आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है जी। चलो जी, आपसे मिलते हैं कल, बाय बाय। आप लोगों का होमवर्क है इलस्ट्रेशन 3 ट्राई करना है बच्चों।